आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर ही होगा। बस आपका इसमें सपोर्ट करना है। थोड़ा सी बात है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हो तो जिससे हमारी मनोबल बढ़ती है और मुझे कोशिश मिल पाता है कि हम वीडियो को अपलोड करें और तुम्हारी चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स है बायोलॉजी के चैप्टर 3 है और जिसमें ये पढ़ना है कि जीव जनन कैसे करते हैं। क्या पढ़ना है? जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। अब जानना ये जरूरी होगा कि जीव होता क्या है। पहले जीव समझेंगे। इसको मूलतः हम लोग एक बात को कह देते हैं, इसको एक वर्ड को बोलते हैं, इसके हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडिंग। हेडिंग का मतलब हो जाता है सारांश। सारांश हो जाता है। आप सारा जोड़ अंश करते हो तो पता चलता है कि टोटल का टोटल जोड़ा, जिससे सारा जोड़ अंश, सारा जोड़ अंश। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा क्या हो जाता है? टुकड़ा। और सारा मतलब कुल, कुल मतलब टोटल। यानी चैप्टर में जितने भी सारे टुकड़े दिए हुए हैं उन सारे चीजों के, जितने भी चैप्टर में जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो उसमें जितने भी वर्णन किया गया होगा वो टोटल का निचोड़ आपका हेडिंग के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे आप ये बोल सकते हो सारांश कहते हो या हेडिंग कहते हो। हेडिंग में हम लोग का जो आज का हेडिंग है, आज का जो टॉपिक है या लेक्चर बोल लो, वो जनन कैसे करते हैं। मानी ये जानना है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जानना ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है, जानना होगा कि जीव किसे कहते हैं, फिर जनन क्या होता है और ये कैसी प्रक्रिया होती। कहता जीव जनन कैसे करते हैं। इससे एक चीज कंफर्म हो जाता है कि जीव, पहले ये चीज जान लो कि जीव होता क्या है। तो जीव वो होगा जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जीवन हो, वो जीव होता है। अब जीवन होने की क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है। हो सकता है अगर जो जीव है, जिसमें जीवन है, वो क्या करेगा, वो चल सकेगा, चल सकेगा, चल सकता है, चल सकता है, सांस लेता है, चलेगा, चलता है, सांस को लेता है, या पाचन की प्रक्रिया करता है, या बच्चे को जन्म देता है। इन सारी प्रक्रिया जो भी कोई करता होगा, जो भी सजीव कोई करता है, वो सभी जीव, सजीव या जीव कहलाता है। जितने भी इस जगह, इसमें जितने भी पृथ्वी पर जो भी होगा, सब का सब जो जिसमें जीवन संभव है, वो सब का सब क्या करता है, वो सब का सब क्या कहलाएगा, जीव कहलाएगा, यानी वो सजीव कहलाएगा। यानी आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि सजीव किसे कहते हैं। अब सजीव के बारे में जान लिया, यानी आप जीव के बारे में जान लिया। अब जानना है जनन। ये जनन वर्ड क्या होता है। इसका एक अर्थ होता है, जनन का अर्थ होता है जनन। जनन का अर्थ होता है अर्थ संतति उत्पन्न करना, संतति का उत्पन्न या संतति का उत्पन्न करना, ये क्या होता है, जनन का अर्थ होता है। संतति का उत्पन्न करना जनन का अर्थ होता है, या संख्या में वृद्धि, संतति उत्पन्न कर संख्या में वृद्धि होना ही जनन कहलाता है। यदि आपको डिफिनेशन पूछा जाए कि जनन किससे कहते हैं, तो आप यही कहोगे कि संतति का उत्पन्न कर संख्या में वृद्धि करना ही जनन कहलाता है। या जनन का यहां अर्थ समझ में आया कि संतति का उत्पन्न करना। तो यहां से अब बात आती है कि आप जनन जाने, जीव जाने, जनन जाने। अब ये काम कैसे कैसे जनन का करता है, इसके बारे में जान लो। तो मैंने बताया, देखो यहां क्या कि संतति का उत्पन्न करना जनन का अर्थ कहलाता है। अब जैसे जान लो कि कोई मनुष्य है या कोई भी व्यक्ति या सजीव लेते हो, तो समझना, पहले मनुष्य की चीजों को लेकर देखता हूं। तो ये क्या है, हमने एक
बात को पहले अब कैसे कैसे ये करता है, जनन कैसे कैसे करता है, उस सारी चीजों को समझते हैं। तो ये क्या है आपका, एक ले लिए, इसको बोलते हो सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, केंद्रक। ये क्या होता है, केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक भी कहते हो, नाभिक, नाभिक कहते हैं। इसी में आपका क्या होता है, इसी में आपका DNA होता है या गुणसूत्र होता है। इसी में पहले ये कहो कि यह क्या, इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र होता है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र। और इसके गुणसूत्र में या DNA होता है, DNA होता है। और जो गुणसूत्र बना हुआ होता है वो गुणसूत्र DNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। DNA प्लस प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र बनता है। और इस दोनों का से मिलकर के जो गुणसूत्र बनता है उसको जीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जीन। उसको क्या कहते हैं, जीन। यहां तक दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, जीन। अब इसी जीन को ही आनुवांशिक गुण भी कहते हो। अब बात आती है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है। इसी को 23 जोड़ी भी कहते हो। ठीक है, अभी हम प्रक्रिया जान रहे हैं कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया को जानने के लिए मैंने इन सारी प्रक्रिया को काम कर रहे हैं। तो सेल, कोशिका, केंद्रक, नाभिक, ये सब जान रहे हो कि इसी में सब मिलता है। अब इसके पास देखेगा ये 23 जोड़ी क्या काम करती है। आप एक साथ कैसे ले ले, तो मेल को ले। यहां तक बातें समझ में आया, यहां तक बातें समझ में आया होगा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट, पहले समझ लेते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तक में आप चाहो तो यहां तक नोट कर सकते हो। बाकी चीजें आनुवांशिक गुण माता पिता के संतति में जाता है। आनुवांशिक गुण अपने या माता पिता के संतति में जाता है। अब कैसे जाता होगा और कैसे ये काम करता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप एक साथ मेल लो, एक साथ फीमेल भाग को लेते हैं। मेल जो होता है, मेल के पीछ में एक होता है जो उससे अस्पर्म का, तो मेल में क्या होता है, अस्पर्म। मेल में इस अस्पर्म होता है, जिसे इसी को, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। मेल में जो अस्पर्म होता है इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। आप इसको और इस पीछे की इस पार्ट को टेल कहते हो। इसको टेल कहते हैं। इसे ये जो होता है अग्रभाग होता है, अनुमुख भाग या आगे की भाग होता है, इसको पूंछ कहते हो। इसी के मतलब कि अभी बताएंगे आगे, बहुत सारे डिप्ल में चीजों को समझेंगे। इसको अस्पर्म बोलते हैं, SPERM, अस्पर्म। इसी को हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है, शुक्राणु, या इसी को सीमन भी कहा जाता है। फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। इंग्लिश में ओवम और हिंदी में से अंडाणु, अंडाणु कहते हैं। इसे क्या होता है, अंडाणु। जब ये दोनों आपस में संबंध बनाता है, जब ये स्त्री और पुरुष आपस में एक संबंध बनाता है,
तो संबंध बनाने की क्रिया को जायगोट या इगुमनज कहा जाता है। इगुमनज या निषेचन, ये दोनों जब संबंध बनाता है तो संबंध बनाता है तो अंडाणु और ये दोनों मिल करके ये बनने वाली भाग को युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जायगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हो? जायगोट। यहां तक में बातें को समझ में आया होगा। अब देखो यहां से क्या होता है कि फीमेल से क्या, अब इसमें गुणसूत्र तो बोले कि 46 होता है, मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, फीमेल में गुणसूत्र का संख्या 46 होती है। तो क्या दोनों से 46 जाता होगा? जी नहीं, दोनों से जब जनन की बातें आती है तो गुणसूत्रों का विभाजन होता है। गुणसूत्रों को क्या होता है? विभाजन। तो फीमेल से भी 23 जाता है और मेल से भी कितना जाता है? 23 जाता है। ये दोनों से 23 जोड़ी जाती है तो संतान में जो गुणसूत्र जाता है वो भी 46 ही जाता है। तो कहता है कि बउआ का मम्मी पर बउआ गलखिना, या फिर बउआ पर दोनों सेम मिलते हैं। या ये भी देखते हो कि बच्चा का गुण किस पे गया है? बाप पे गया है। यहीं से आपको पता चल पाता है कि किस पे ज्यादा किसका गुण गया है या नहीं गया। बशर्ते बात आती है कि जनन अंक का जो मुख्य रूप से गुणसूत्र होता है 46 जो होता है, जिसमें से आपका मुख्य रूप से क्या होता है कि अधिकांशतः गुणसूत्र महिला और पुरुष का समान होता है। मात्र 2 ही गुणसूत्र ऐसा होता है, या आप एक ही गुणसूत्र बोल सकते हो कि ऐसा होता है जिससे आप संतान में क्या कर सकते हो? परिवर्तन आने की जो संभावना होती है, जिसे जनन गुणसूत्र भी कहा जाता है। जनन गुणसूत्र क्या है? पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र XY है और महिला में गुणसूत्र पाए जाने वाला गुणसूत्र XX है, XX क्रोमोसोम है। यदि पुरुष से XY पुरुष में होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है, यदि ये गुणसूत्र अगर जो पुरुष से महिला में जाता है संबंध बनाने के समय, तो लड़का का जन्म होता है, यहाँ XY आ जाता है, XY गुणसूत्र बनता है, तो समझ आना कि लड़का का जन्म होगा। और यदि पुरुष से केवल X गुणसूत्र स्त्री में जाता है तो XX गुणसूत्र जाएगा, तो समझना कि लड़की का जन्म होगा। तो सब जनन, इसीलिए इसे XY गुणसूत्र को जनन गुणसूत्र भी कहा गया है। यहां तक बातें को पूरी तरह से समझ में आया होगा। यहां से एक बात और क्या ऑब्जेक्टिव से हेडिंग से मिलेगा कि जीव जनन कैसे करते हैं। यह प्रक्रिया आप देखें कि जीव पहले जाने, जनन का अर्थ होता है संतति को उत्पन्न करना। अब कैसे होता है ये प्रक्रिया को मैंने बताया कि पहले क्या होता है कि कोशिका में जो डीएनए होते हैं, केंद्रक में जो डीएनए होते हैं, वो अनुवांशिकी गुण कहलाता है। और वही अनुवांशिकी गुण के कारण जब मादा और जनन के लिए मादा और बोल सकते हो कि फीमेल और मेल का होना आवश्यक होता है। जब निषेचन की बात आती है, जब निषेचन होती है, तो बोल सकते हो कि ये गुणज बनाता है, जायगोट बनाता है। तो वहां XY गुणसूत्र के कारण ही बच्चे अलग, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की जन्म ले सकती है। तो कैसे हो करते हैं इसको जानने के लिए ये प्रक्रिया केवल अभी बेसिक रूप से बताया गया है। बाकी अभी ये तो पूरी तरह से भी हेडिंग के बातें किया गया। अब चलेंगे डीपली में। यहां से एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो मतलब यहां से एक चीज होगा कि अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी जीव जनन करते हैं, तो आप बेहिचक कहोगे यस कि सभी जीव क्या होता है? जनन करते हैं। तो कैसे? क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि जीव जनन करते हैं, लेकिन इसकी क्रिया क्या है, कैसे कैसे ये करता है, इस प्रोसेस को जानना। तो आप थोड़ा सा इस प्रोसेस को हम यहाँ बताए हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे जनन करता है, और बाकी चीजें डेप्थ में अभी लेकर के चलेंगे।
अभी एडिंग के बातें चर्चा चला, अब चैप्टर के अंदर में चलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख देना जय हिंद। अगर जो समझ में ऐसा लिखोगे तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ मेरी बातों को समझ पा रहे हो। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अब चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों में कुछ अंतर को साथ में लेकर के चलेंगे। पहले अंतर लिख ले चलता है, साथ में लिखना, मेरे साथ में लिखते चलना तुम लोग भी। सबसे पहले एक बार समझ, जीव जनन कैसे करते हैं तो ये चीजें तो समझ लिया ये टॉपिक। अब जनन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, मैं ये दोनों के बारे में लिखवाते चल रहा हूं और ये दोनों में अंतर भी लिखा गया ताकि पता चल गया अंतर में क्या क्या आ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, तो आपका अंतर पता भी चलेगा। और अभी हम तुम्हें बता दें कि ये अंतर के साथ साथ में और डेप्थ से बातें करते चलेंगे आगे, तुम देखते चलना, बहुत मजे से पढ़ाई होगा। अब देखिएगा यहाँ से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है, तो आप पहले देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। इस माध्यम से अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा और मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो कहा जाता है, देखो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है? माता और पिता अलग अलग होंगे। मतलब यहां कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों 2 होगा। मतलब एक अलग शरीर का माताएं, एक अलग शरीर का पुरुष, यानी एक शरीर का महिला, एक शरीर का पुरुष, दोनों अलग अलग होगा। परंतु लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में एक ही जीव होते हैं। मतलब वो एक ही जीव होते हैं, मतलब एक ही जीव से अलग अलग संतति उत्पन्न हो सकता है। तो लैंगिक जनन में माता और पिता का होना आवश्यक होता है, यानी स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक होगा। जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव, एकल जीव होते हैं, इसमें माता पुरुष होना जरूरी नहीं होता। लैंगिक जनन एक ही प्रकार से होगा। लैंगिक जनन एक ही प्रकार से होता है, जबकि अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार से होता है। लैंगिक जनन कितने प्रकार से होगा? एक ही प्रकार से होगा। और अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार से होता है। सो अभी समझेंगे कि अलग अलग प्रकार से कैसे होता है, वो भी समझते चलेंगे। धैर्य से पूरा वीडियो को देखो, आराम आराम से, बका करके नहीं, कोई चीज धीरे धीरे समझ में आती है। तो कहता है, देखिएगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब लैंगिक जनन एक ही प्रकार से होता है। हकीकत है, ये मान ले जाए कि आप जानते हो कि पुरुष में स्पर्म बनेगा, महिला में ओवम बनेगा, और ये दोनों संबंध बनाएगा तो जायगोट बनता है, जिसे निषेचन भी कहते तो, या युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज। तो ये हर महिला हर पुरुष में होता है ऐसा, जब संतान बनने का, संतान उत्पत्ति करने की जब भावनाएं आती है। उस तरह से यहाँ देखो अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार से होगा। तो मैं बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार से कैसे होगा, जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चल पाएगा। इसके बारे में पढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि लैंगिक जनन एक ही प्रकार से होता है। इसमें विभिन्नता ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भिन्नता कम होता है। इसमें भिन्नता ज्यादा होता है, लैंगिक जनन में भिन्नता क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसमें भिन्नता कम होता है। अब कहोगे कि इसमें भिन्नता ज्यादा कैसे होगा? जब सेम माता पिता का गुण एक जगह जा रहा है, एक अगले संतति में जा रहा है, तो समान की तरह रहेगा ना माता, तो कुछ तो अलग रहेगा ना, कि वो बाहु के यहाँ से तेज जा रहा है, मैया के यहाँ से तेज जा रहा है, तब उतरवम तो कुछ अलग ना होगा, तेज होकर है तेज दूसर का, तो बच्चे में अलग अलग गुण सूत्रना हो जाएगा, मतलब कुछ तो अलग होगा, जो दिखाई देगा। तब ने कहता है बउआ मैया पर गले, बउआ बाहु पे गले ऐसा नहीं होता है।
तो मतलब कि इससे पता चलता है, इसलिए बोला जाता है कि इसमें भिन्नता थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें भिन्नता कम होता है। जैसा कि अमीबा में आप देखोगे कि अमीबा की आकृति सेम और उसकी बच्चे की आकृति सेम ही जैसा लगेगा। बच्चा होता क्या, वो टूटता है। अभी हम देखेंगे पहले कि इसमें भिन्नता ज्यादा होता है और इसमें भिन्नता क्या होता है, कम होता है। क्लियर? इसमें विखंडन नहीं होता, मतलब इसमें टूटने की कोई संभावना नहीं होता है। लेकिन इसमें विखंडन होता है, मतलब अलग अलग टूटता है। इसमें संबंध बनता है लेकिन इसमें डायरेक्टली टूट करके अलैंगिक जनन की क्रिया की जाती है। अब देखिएगा, इसमें युग्मनज बनाता है, आप निषेचन करने के बाद युग्मनज बनता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता। मनुष्य, फल, फूल, जानवर लैंगिक जनन करता है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम, कालाजार, रोगाणु इत्यादि अलैंगिक जनन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जो एकोस्केय जीव हैं, तो ये सब कुछ ऐसे जीव अलैंगिक जनन करते हैं, जबकि मनुष्य, फल, फूल, जानवर वगैरह जो भी है वो सब का सब लैंगिक जनन करता है। अब जानना ये जरूरी होगा कि लैंगिक जनन में ये सब जो प्रक्रिया तुमने पढ़ा, विखंडन कैसे करता होगा, अमीबा, ये सब क्या चीज है, तो मैं एक एक चीज को वर्णन करते हुए चलेंगे। यहां तक में क्लियर समझ पा रहा है? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। पता अंतर चल रहा है? इससे क्या होता है कि अभी अलैंगिक का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। क्यों लैंगिक में दो चीजें को होना, मादा और पुरुष का होना आवश्यक होगा, मेल फीमेल का आवश्यक होगा, लेकिन ऐसा कुछ अलैंगिक में नहीं है। लेकिन और इसमें विखंडन होता है, लेकिन इसमें विखंडन नहीं होगा। इसमें युग्मनज बनता है, इसमें युग्मनज नहीं बनेगा। बहुत होता है इसमें मनुष्य, फल और फूल, जानवर, ये सब में लैंगिक जनन होंगे, लेकिन ये सब अमीबा, ये सब में ये लैंगिक जनन नहीं होंगे। तो ये सारे अंतर आपका देगा 5 नंबर। बहुत अच्छा है, इसे दिमाग में रखना। आगे चलते हैं, समझेगा? अब समझ देंगे, मिटा दे उसको, मिटा दूं, लिखेगा इसको। अलैंगिक जनन में क्या पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। अभी का डेट, अभी क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या जनन? अलैंगिक जनन में पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक क्या, विखंडन। क्या पढ़ेंगे? विखंडन। क्या पढ़ रहे हैं? विखंडन। समझना, समझ आ रहा बात? ये किस चैप्टर में पढ़ रहे हो? अभी क्या पढ़ रहे हो टोटल? अलैंगिक के बाद, अलैंगिक के बाद जितने भी अलैंगिक होते हैं किसके बारे में होता है? अलैंगिक जनन किसका होता है? एकोस्केय जीव में। एकोस्केय जीव में क्या होता है? अलैंगिक जनन। आज एक अलैंगिक जनन किस में होता है? एकोस्केय जीव। आ रहा है पूरा? बंद हो रहा है? नहीं भैया, चलो देखें ऐसे। समझना, इसको छोड़ दो, समझना यहां से। अलैंगिक जनन क्या होता है? विखंडन। अब जानना है कि देखो, हमने पढ़ा भी, अंतर जब देख रहा था तो हमने बताया कि अलैंगिक में क्या था, उसमें अंतर कम दिखता है, पहला रीजन था। उसमें विखंडन होता है, इसमें युग्मनज नहीं बनाई जाती, ऐसा बताया। अब उन सारी चीजों को हम जानने के कंडीशन को शुरू करेंगे कि विखंडन, जैसा कि हमने उठाया पॉइंट विखंडन। अलैंगिक में जो जनन होता है वह मुख्य रूप से किसके कारण होता है? विखंडन के माध्यम से होता है। ध्यान में रखना, वो किसके कारण होता है? विखंडन के माध्यम से। अभी चलेंगे कि अमीबा में कैसे विखंडित होता होगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाती है। तो पहले जान लेंगे कि विखंडन में क्या क्या होता है, बहु विखंडन में क्या होता है, द्विविखंडन में क्या क्या होता है, ये सारी चीजों को हम जान लेंगे पहले। तो अलैंगिक जनन, जैसे कि अलैंगिक जनन किस माध्यम से करता है? विखंडन माध्यम से। तुम तो कहा था कि जनन की बातें स्त्री और पुरुष की होना जरूरी है, लेकिन जनन देखो सभी जीव के लिए जनन आवश्यक है। जितने भी जीव है सब जीव जनन करता है, लेकिन वो करता है 2 रूप से। जनन तो करवे करता है, और सबके लिए स्त्री और पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कोशिकीय जीव के लिए कहाँ स्त्री और पुरुष की आवश्यकता पड़ रही है? हाँ, नहीं पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि ये तो बट करके कर रहा है। ये खंडित मतलब क्या? बटना। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। लैंगिक जनन में स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होती है। अब तुम सस्पेंशन में तुम पढ़ रहा होगा कि पेड़ पौधा में तो पुरुष और महिला नहीं है, उसमें कैसे होगा? मैं आने दो टॉपिक, उसका वर्णन इजी वे में कर लेंगे।
टेंशन मत लेना। तो विखंडन जो है, विखंडन, विखंडन का मतलब विखंडन मतलब टुकड़ा, विखंडन का मतलब बांटना या टुकड़ा होना होता है। तो पहले ये जान लो कि विखंडन किसे कहते हैं, फिर जानेंगे विखंडन कितने होंगे और उसमें क्या क्या होती है। तो विखंडन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसे विखंडन कहते हैं। यानी याद करना, एक कोशिकीय विखंडन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में। और विखंडन के माध्यम से अलग अलग संतान का उत्पत्ति हो जाना विखंडन कहलाता है। यदि रटना नहीं है, रटोगे याद नहीं रहेगा। एक कोशिकीय जीव तो तुम जान रहा है कि अलैंगिक जनन है, तो एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होती है। एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करता है। तो एक कोशिकीय जीव में, ध्यान से समझेगा पहले यहां से, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा मतलब बंटने के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसे विखंडन कहते हैं। मतलब एक कोशिका है और वही कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और विकसित होने के उपरांत वो टूटना है और टूट करके दो नए संतति को उत्पन्न करना या दो से अधिक नए संतति का उत्पन्न करना ही विखंडन कहलाता है। दिमाग में रखना। पहले क्या, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव पूर्ण रूप से विकसित हुआ, विकसित होकर के दो या दो से अधिक भागों में बंटकर नए नए संतति का उत्पन्न यदि किया तो वो ही विखंडन कहलाता है। यानी टूटना, विखंडन का अर्थ हो जाता है टूटना। देखो तो एक कोशिकीय था, विकसित हुआ और दो से अधिक भागों में क्या हो गया, टूट गया और सब नए नए जीव का बन लिया, अपने मतलब विकास करके नए नए जीव बनाया और नए नए जीव का बनना ही ये विखंडन कहलाता है। क्लियर? यस भैया। दिमाग में रखना कि ये बातें क्लियर हो पाया? यस भैया। पक्का हो गया? यस भैया। सच में? यस भैया। रियलिटी है ना? हाँ भैया। झूठ में बोल बोलता है? नहीं भैया। कि हाँ वीडियो बन रहा है इसके मतलब नहीं लेना तू। यस भैया। डायरेक्ट बोलो कि आता है समझ में तो बेहतरीन है, नहीं आ रहा है तो फिर पूछ सा। नहीं भैया। ठीक, यहाँ तक मैं बातें समझ में आया हूँ? यस भैया। देखो तो एक चीज तो ऑब्जेक्टिव बन गया क्या कि अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो विखंडन के माध्यम से होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है, विखंडन के माध्यम से। नहीं भैया, पुरुष महिला उसमें मेल फीमेल होना आवश्यक है, जबकि अलैंगिक जनन में विखंडन के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत नहीं। विखंडन भी दो तरह से होता है। विखंडन अब दो तरह से होता है। विखंडन के तब पहला विखंडन द्विविखंडन कहलाता है। पहला कौन सा है, द्विविखंडन। दूसरा क्या, बहुविखंडन। इस सब से अर्थ से लेना देना मतलब नहीं है, दिमाग में रखना। द्वि मतलब दो, विखंडन मतलब बंटना, टूटना। तो मतलब एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में टूट करके नए संतति, दो नए संतति बनाता है तो विखंडन कहलाता है। बहु मतलब जब बहुत सारा विखंडन। बहु मतलब बहु मतलब बहुत, विखंडन मतलब विभाजित होना, खंडित होना, बंटना, टूटना। तो अगर जो दो या दो से एक कोशिका दो या दो से अधिक रूपों में या दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है और नए नए जीवों का उत्पन्न करता है, नए नए जीव बनते हैं, तो वो सभी बहुविखंडन कहलाता है। बातें समझ में आया? जैसे आपका मैं बता दूं, आपका एक इसमें जो है द्विविखंडन में क्या क्या आता है, प्रोटोजोआ आता है, पैरामीटियम आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, मुकुलन आता है, ईस्ट आता है, हाइड्रा आता है। अब ये सब को कहोगे ये सब क्या होता है, मैं ये सब का भी वर्णन अलग अलग से करते चलूंगा। एक जैसे प्रोटोजोआ में क्या क्या आएगा मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, मैं पैरामीशियम क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा, अमीबा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और मुकुलन कैसे विभाजन होता है ये भी बताएंगे, और ईस्ट हाइड्रा ये सब का बारे में बताते चलेंगे। टेंशन नहीं लेना है। मतलब इतना जितना उदाहरण है यही अभी देखो कि कौन कौन से जीव द्विविखंडन कर रहा है और कौन कौन से जीव बहुविखंडन कर रहा है, अभी ये दिमाग में रखना है। तो एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो दिमाग में क्या है, एक जीव तो एक जानते हैं कि कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक या एक या एक से अधिक
दो या दो से अधिक, Yes, मतलब yeah. बहुत सारे रूपों में बट जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है और नए नए संतति उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है, वृद्धि करके वो नए जीव बन जाते हैं, बहुविभक्त खंडन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है और पैरा अस्पायरोगायरा है। प्लाज्मोडियम और अस्पायरोगायरा, ये सबका वर्णन अभी करते हैं नेक्स्ट में। चले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक मैं तो बोलूं। नहीं भैया। अब तुमको जरा सोचो, अभी टेंशन मत लेना। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम क्या होता है मैं इसका वर्णन करूंगा, अस्पायरोगायरा क्या होता है मैं इसका वर्णन करूंगा, आपको एक एक चीज बताएंगे, बात एक समझ में आता है। यस भैया। अब अमीबा में दो पॉइंट लिखवा करके अब बंद करेंगे क्लास। फिर भी अच्छा चला, एक आंख पे छुआ, मतलब समझाए अगला बार, वो उसमें बहुत समझाए, इसमें भी ठीक ही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो, इसको समझ लो। क्या अभी तक में जो भी टॉपिक पढ़ा कोई प्रॉब्लम है तो नहीं? हाँ समझ में आ रहा है? Yes. ऐसा नहीं कि भले बोल रहा के भैया वीडियो बनाने के चक्कर में हमको सही से समझाया नहीं, नहीं भैया। ऐसा बात नहीं ना। देखो कहता अमीबा का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, मतलब ये समझना कि अमीबा का जो विभाजन कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है, ये दिमाग में रखना। कहीं अगर जो तुमको ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे, क्या पूछ दे, अब शांति रखे देखेगा, ध्यान से रख करके ध्यान से पढ़ना। कहता अमीबा का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तल का मतलब होता है सतह, यानी वो किसी भी सतह से वो विभाजन कर सकता है, उसका एक निश्चित स्थान नहीं होता कि जब भी अमीबा विभाजन करेगा तो यहीं से। देखो जैसे मैं अभी एक अमीबा का पिक्चर बना लेता हूँ, नहीं जरूरी है अभी और इससे डिप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस चीजों को समझ लेते हैं अभी थोड़ा सा। ये मान ले जाए अमीबा है, सही से अमीबा नहीं पढ़ना है, अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मान ले ये क्या है, अमीबा है। तो ये जरूरी इसमें नहीं होता कि जब भी विभाजन करेंगे तो यहीं से करेंगे, जब भी विभाजन करेंगे तो यहीं से करेंगे, इसमें कोई फिक्स तल या सतह नहीं होता, ये किसी कहीं से भी विभाजन कर सकता है। काला जार रोगाणु लेशमानिया, काला जार मतलब डॉक्टर ही जानता है कि काला बुखार है कि कौन बुखार है, काला जार बुखार होता है और वो एक जीव है, वो लेशमानिया के वजह से हो जाता है। तो वो लेशमानिया ऐसे सूक्ष्म जीवों का जो विखंडन होता है एक निर्धारित तल से होता है, मतलब ये जो सूक्ष्म जीव है उसका जो विखंडन होगा वो एक निश्चित स्थान से होगा। जब भी वो बटेगा तो निश्चित स्थान से बटेगा। तो बहुत सारे तुम्हें उसके जीव का नाम सुन रखा होगा, लेशमानिया हो गया, तो बोल सकते हो अमीबा हो गया, पैरामीशियम, अस्पायरोगायरा, बहुत सारे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से समझ में आना चाहिए। तो आप दो चीजें देखो, अगर जो तुमको पूछ देगा कि लेशमानिया का क्या उसका विखंडन एक निश्चित स्थान से होता है, बहुत स्थान से होता है, कि कहीं से भी हो सकता है, या इनमें से कोई से नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में गड़बड़ा जाओगे। जानते हो, जानोगे नहीं इसका विखंडन क्या होता है, एक निश्चित स्थान से होता है, तब तो सही मार पाएंगे। तो दिक्कत नहीं। तो अब कहता है तीसरा, आदमी हो जानवर पौधे बहुकोशिकीय हैं, ये हैं तो बहुत कोशिकीय, लेकिन बात आता है क्या, परंतु ये खंडन का काम नहीं करते है। बहुत कोशिकीय लेकिन खंडन का काम नहीं करते, बहुत कोशिकीय है लेकिन खंडन का काम नहीं करते, लेकिन एक कोशिकीय है वो खंडन का काम करते हैं। तो आप क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, क्या बनेगा कि बहुकोशिकीय जीव खंडन करते हैं, तो आंसर होगा नहीं। एक कोशिकीय जीव खंडन करते हैं, यस एक कोशिकीय जीव खंडन करता है। दूसरी क्वेश्चन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कैसे होता है, तो इसमें मादा और नर भाग को होना आवश्यक होता है। नहीं, लैंगिक जनन में मादा और क्या होना आवश्यक होता है, नर का और मादा का होना आवश्यक होता है, जबकि अलैंगिक में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक खंडन के वजह से होता है, लेकिन लैंगिक नर और मादा दोनों होने के कारण होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप करो, रुक